हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। T20 वर्ल्ड कप जो कि एक मेगा इवेंट है स्टार्ट हो चुका है। इसमें काफी टॉप क्लास जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके टॉप क्लास टीम्स के जो टॉप क्लास बैट्समैन हैं, टॉप क्लास बॉलर्स हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंजॉयबल हमारे लिए टूर्नामेंट होगा। हम हर एक मैच को एंजॉय करेंगे। नॉर्मली जब हम मैचेस देख रहे होते हैं तो हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो बैटिंग बैट्समैन जिस तरह खेल रहे हैं, तो उस सिचुएशन के मुताबिक आफ्टर 20 ओवर्स हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। जो ये वाला प्रोजेक्ट अभी हम करने वाले हैं, ये एक मेगा और प्रीमियम प्रोजेक्ट है। हम एक T20 वर्ल्ड कप स्कोर प्रेडिक्टर बनाएंगे यूजिंग मशीन लर्निंग। हम काफी सारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे एक्सपेक्टेड स्कोर। संडे को एक मेगा मैच होने वाला है, वहां पर भी हम इस एल्गोरिदम को यूज करके एक्सपेक्टेड स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसको एक टर्म यूज जिसके लिए की जाती है मदर ऑफ ऑल मैचेस, एक मेगा इवेंट होने वाला है, मेगा मैच होने वाला है, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जो T20 के हमारे मैचेस हो रहे हैं वहां पर। तो हम मशीन लर्निंग को यूज करेंगे और हम मशीन लर्निंग को डाटा प्रोवाइड करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्कोर क्या है, रन रेट क्या है, करंट ओवर क्या चल रहा है, और जो लास्ट 5 ओवर्स में कितना स्कोर बना और विकेट्स कितनी लॉस हो चुकी हैं। तो उसके मुताबिक फिर जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो हमें आफ्टर ट्रेनिंग में भी हम इस तरह का डाटा प्रोवाइड करेंगे जो हम देन डाटा देंगे, रन्स, ओवर्स, विकेट्स वगैरह। तो उसके मुताबिक फिर वो प्रेडिक्शंस करेगा कि एक्सपेक्टेड स्कोर हमारे पास क्या होने वाला है। जो डाटा है, डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा आप कैगल पर जाकर ट्रिक शीट और रेट्रो शीट फॉर क्रिकेट, या आप गूगल पे यही लिखें तो आपके पास कैगल की लिंक जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो कैगल के लिंक है जहां पर डाटा सेट अवेलेबल है, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास डाटा सेट में काफी डिफरेंट फॉर्मेट्स का डाटा मौजूद है, जैसे BBL, CPL, IPL, PSL, T20 एंड ODI टेस्ट एंड सो ऑन। तो इसमें से हमने T20 का डाटा जो है वो यूज करना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और जो प्रीवियस पास्ट मैचेस हो चुके हैं हम उसके मुताबिक प्रेडिक्ट करेंगे कि जो टीम्स हैं वो कैसे खेलेगी या एक्सपेक्टेड स्कोर उनका क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं जो फाइल फॉर्मेट है वो YAML है। हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम में हम डाटा को स्टोर करेंगे और उसके बाद डाटा क्लीनिंग फेज के बाद फिर हम जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे और उसके बाद फिर हम डाटा जो हमने ट्रेन किया उसके बाद फिर प्रेडिक्शंस के बाद हम इवेलुएट करेंगे कि हमारे पास जो प्रेडिक्शंस मशीन एल्गोरिदम ने प्रोवाइड किया है तो वो कितना एक्यूरेट था, और जो ट्रू रिजल्ट्स थे या जो टेस्ट फाइल हमने हमारे पास मौजूद थी उसके मुताबिक हमारे एल्गोरिदम ने जो प्रेडिक्शंस प्रोवाइड किए वो कितना करीब था उस जो ट्रू रिजल्ट है उसके। आप यहाँ पर इस T20 फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद फिर यहाँ आप देख सकते हैं T20 आ गया और उसके बाद फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। आफ्टर डाउनलोड आप अपने फोल्डर, आप यहाँ पर जो फोल्डर T20 का आपने डाउनलोड किया तो उसके पास वो किसी फोल्डर में आप रख लें। मैंने उसको रीनेम कर लिया T20 का जो फोल्डर था या जो डाटा मैंने डाउनलोड किया उसको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारा YAML का जो डाटा है वो आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है, जिसको मैंने जो T20 की फाइल थी उसको रीनेम करके डाटा नाम रख लिया और वहां पर आप सारा डाटा देख सकते हैं। और ये वो फाइल है जिसमें हम प्रेडिक्शन जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट है वो हम करेंगे। तो
اب ہم اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں numpy کو امپورٹ کروں گا. امپورٹ numpy ایس این پی. numpy جو ہے اس کا مطلب ہے نیومیریکل انالیسس، اور یہ ہم یوز کرتے ہیں اریز بنانے کے لیے، اریز آپریشنز کے لیے، جیسے ہم ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ سو آن باقی آپریشنز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں دکھاتا ہوں کہ ہم numpy کو کیوں یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ارے کے لیے یوز کرتے ہیں، دین ہم فاسٹ میتھمیٹیکل آپریشنز اوور اریز کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ہمیں numpy جو ہے یہ لینئر الجبرا، فورئر ٹرانسفارمز، رینڈم نمبر جنریٹر اینڈ سو آن. تو ہمارے پاس کافی ہمیں ایسے فنکشنز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ میتھمیٹیکل فنکشنز ہوتے ہیں، لینئر الجبرا، کیلکولس وغیرہ، تو جس کو ہم ضرورت کے مطابق یوز کرتے ہیں. دین سیکنڈ پہ میں امپورٹ کروں گا امپورٹ pandas ایز پی ڈی. پانڈاز ہم یوز کرتے ہیں، اگر میں اس کو شفٹ اور ٹیب کے ساتھ دکھاؤں تو پانڈاز ہم یوز کرتے ہیں فار ڈیٹا رینگلنگ اینڈ ڈیٹا مینیپولیشن. اس کے علاوہ بھی ہم پانڈاز کو یوز کرتے ہیں کہ ہم نے جب ڈفرینٹ فائل فارمیٹس کی جو فائلز ہوتی ہیں، جیسے سی ایس وی یا کاما سیپریٹڈ کوئی فائل ہوگی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈفرینٹ فائل ہو، ایس کیو ایل کی فائل فار ایگزامپل، تو اس کو ہم امپورٹ کرنے کے لیے پانڈاز کو یوز کرتے ہیں. اور ڈیٹا کلیننگ کے لیے بھی پانڈاز کافی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد میں امپورٹ کر لیتا ہوں فرام یامل امپورٹ سیف لوڈ. سیف لوڈ کو میں یوز کروں گا کنورژن کے لیے. ہم نے جب ڈیٹا فریم بنانا ہوگا تو اس وقت مجھے سیف لوڈ کی ضرورت پڑے گی. جیسے اس کی ڈاک اسٹرنگ میں پاس دا فرسٹ YAML ڈاکومنٹ ان اسٹریم اینڈ پروڈیوس دا کرسپونڈنگ پائتھون آبجیکٹ. اس کی آپ مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے دیکھیں گے کہ ہم سیف لوڈ کو کیسے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ میں امپورٹ کر لیتا ہوں امپورٹ او ایس. او ایس جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں او ایس کی ضرورت پڑتی ہے. نیکسٹ میں امپورٹ کر لیتا ہوں فرام جی کیو ڈی ایم امپورٹ جی کیو ڈی ایم. اس کو ہم یوز کریں گے پروگریس بار بنانے کے لیے، جو کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کیوں یوز کرتے ہیں. اور یہ کافی ہیلپ فل ہے. جب میں ڈیٹا کو امپورٹ کروں گا یا ڈیٹا جب میں یوز کروں گا جو میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنا جو ڈیٹا ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے جس کو میں یوز کر سکتا ہوں. تو اس وقت ہمارے پاس لوڈنگ، جس طرح ایک گیم میں لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے 60%، 65%، تو اسی طرح ہمارے پاس ایک پروگریس بار بن کر آئے گا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیٹا ہمارے پاس لوڈ ہو چکا ہے. نیکسٹ میں امپورٹ کر لیتا ہوں امپورٹ وارننگز اور وارننگز ڈاٹ فلٹر وارننگز اگنور. تو نارملی ہمارے پاس وارننگز آ رہی ہوتی ہیں کچھ الگوریزمز میں، کچھ اور میتھڈز میں، تو ان کو ہم اگنور کر سکتے ہیں یوزنگ وارننگز ڈاٹ فلٹر وارننگز، جس میں میں نے اگنور ساتھ یوز کیا. اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جب ہم وارننگز کو امپورٹ کر لیں. اب نیکسٹ میں کرتا ہوں فائل نیمز، جس میں میرے جو فائلز ہیں یامل کی، جو ہم نے ڈیٹا کے اندر فائل سٹور کی ہوئی ہیں، تو ان کے نام جو ہیں وہ ایک لسٹ میں ہمارے پاس سٹور ہو جائیں گے. اور یہاں پر میں فائل کے نام سٹور کرنے ہیں، تو فار فائل ان او ایس ڈاٹ لسٹ dir ڈیٹا. فائل نیمز ڈاٹ اپینڈ او ایس ڈاٹ پاتھ ڈاٹ جوائن. اور تو یہاں پر ہمارے پاس، اگر میں اس کو ڈاک اسٹرنگ کے ساتھ سمجھا دوں، تو لسٹ dir پر آپ جو شفٹ ہے، شفٹ اور ٹیب کو ایک ساتھ پریس کریں تو آپ کے پاس
انفارمیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹرن اے لسٹ کنٹیننگ دا نیمز آف دا فائلس ان دی ڈائریکٹری. تو جو ڈیٹا فولڈر ہم نے بنایا ہے اس کے اندر جتنی فائلز ہیں تو وہ ہر ایک فائل کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس اس جو ویریبل ہے فائل یہاں پر اس میں اسٹور ہوتا جائے گا 1 بائی 1. اور اس کے بعد جو فائل نیمز جو ایک لسٹ میں نے بنائی ہے اس میں نے اپینڈ کرنا ہے. اور اپینڈ کے لیے میں نے یوز کیا os.path.join. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ میں نے خود لکھا ہے. اگر میں یہاں پر کوئی اور نام لکھوں تو اس کے مطابق سٹور کرے گا. جیسے اگر میں سب سے پہلے آپ کو ڈسپلے کر دوں فائل ماڈیول ڈیٹا ناٹ فاؤنڈ, یہ کیپٹل ڈی ہے. تو اب اگر میں فائل نیمز آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا ڈیٹا کے اندر جتنی فائلز تھی 1 بائی 1 فائل کے نام جو ہیں وہ یہاں فائل میں آتی گئیں اور اس کو پھر میں نے اپینڈ کر لیا, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو لسٹ تھی اس میں 1 بائی 1 اسٹور کرتا گیا. اور اب میں دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے ڈیٹا کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں XYZ. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں ڈیٹا کس طرح ملتا ہے. اوکے میں نے یہاں سے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا XYZ ہے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا تھا, اب ڈیٹا XYZ ہے. تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر ڈیٹا رکھوں گا ود کیپٹل ڈی, اور ادھر فائل کے نام آ رہے ہیں 1 بائی 1. جو ڈاٹ جوائن ہے os.path.join یہ سلیش ہمیں پرووائڈ کر کے دے رہا ہے. اگر میں اس کو ڈاک اسٹرنگ چیک کروں آپ کے سامنے تو جوائن 2 اور مور path name components inserting slash as needed, تو ہمیں سلیش پرووائڈ کر کے دے رہا ہے. تو یہاں پر میں نے اپنی مرضی کا نام لکھا اور یہاں پر جو فائل ہے اس میں جو ڈیٹا فولڈر کے اندر جتنا ڈیٹا تھا 1 بائی 1 ہر ایک فائل کا جو نام ہے وہ اس فائل میں سٹور ہو جائے گا, اور اس فائل کے ساتھ سلیش لگ کر ڈیٹا سلیش فائل نیم جو ہے وہ لسٹ میں سٹور ہو جائے گا. اس کو میں ری رن کر لیتا ہوں. تو ڈیٹا سلیش جو فائل نیم ہے جیسے 1216418754721 اینڈ سو آن, جتنے ہمارے پاس فائلز تھی وہ ہمارے پاس ان کے نام جو ہے فائل نیمز لسٹ میں سٹور ہو چکی ہیں. اب نیکسٹ میں کر لیتا ہوں, اگر اس کو ایک فائل تو ٹاپ 5 ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹاپ 5 فائل کے نام سے. اب ہم کر لیتے ہیں فائنل df is equal to pd ڈاٹ ڈیٹا فریم. فی الحال میں اس کو ایمٹی رکھ رہا ہوں جس میں ہم فائنل df میں اپنا جو ڈیٹا فریم بنے گا تو وہ ہمارے پاس فائنل df میں سٹور ہو جائے گا. اور اب میں ایک کاؤنٹر بنا لیتا ہوں. مجھے ایک کالم بنانے کی ضرورت پڑے گی جس میں میں جتنے میچز ہوئے ہیں تو ان کو آئی ڈیز پرووائڈ کروں گا. کاؤنٹر از اکول ٹو 1. اور نیکسٹ ہم کر لیتے ہیں فار فائل ان TQDM فائل نیم. تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے TQDM کو کیوں یوز کیا. with safe load اور F. تو یہ پوری لائن جو ہے یہ ہمیں ایک ڈیٹا فریم جو ہے وہ ریٹرن کر کے دے گی. جو ریزلٹ ہوگا اس پوری لائن کا وہ ایک ڈیٹا فریم ہوگا جو کہ DF میں سٹور ہو جائے گا. اگر اس کو میں
डॉक स्ट्रिंग इसकी दिखा दूं तो नॉर्मलाइज सेमी स्ट्रक्चर्ड JSON डाटा इनटू अ फ्लैट टेबल। तो ये एक फ्लैट टेबल पे को में कन्वर्ट कर रहा है, या आप नॉर्मलाइज कह लें। और अगर मैं सेफ लोड का आपको दिखा दूं तो ये अगेन हम देख रहे हैं पार्स द फर्स्ट YAML डॉक्यूमेंट इन अ स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग पाइथन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ से रिजल्ट आएगा वो एक डाटा फ्रेम होगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो YAML फाइल थी उसमें डाटा किस तरह मौजूद था, वो बिल्कुल JSON लाइक हमारे पास डाटा था। तो नेक्स्ट मैं अब कर लेता हूँ DF। हमारा यहाँ पर एक डाटा फ्रेम हमारी बन चुकी है और यहाँ पर मैं अब कॉलम बना लूंगा मैच ID, जिसमें मैं हर एक मैच को ID प्रोवाइड करूंगा, काउंटर, जो काउंटर वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। और नेक्स्ट हो जाएगा फाइनल DF इज इक्वल टू फाइनल DF डॉट अपेंड। तो जो फाइनल DF मैंने बनाया था उसमें मैं डाटा फ्रेम को अपेंड कर दूंगा और जो रिजल्ट है वो अगेन फाइनल DF में ही स्टोर कर रहा हूं मैं। तो इन शॉर्ट फाइनल DF जो है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। इसको मैं स्लैश रख लेता हूं। काउंटर प्लस इक्वल टू 1। तो 1 बाय 1 काउंटर जो है वो चलता जब जाएगा तो ये बाय 1 इंक्रीज करेगा, बाय वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा। तो नेम एरर, फाइल नेम इज नॉट ओके। फाइल नेम्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो TQDM हमने यूज किया था, तो हमारे पास एक प्रोग्रेस बार बनकर आ रही है जिसमें हम देख सकते हैं टोटल फाइल्स कितनी है और उसमें से कितनी फाइल्स जो है वो लोड हो चुकी है। और यहां पर हमारे पास स्पीड आ रही है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इसमें डाटा जो है वो लोड होने में टाइम लगाएगा। तो जो लोडिंग टाइम है उसको मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम बाकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारा जो डाटा था वो 61% इंपोर्ट हुआ है या फिर लोड हुआ है और उसके बाद फिर एक नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर हमारे पास आ गया। मैं काफी बार काफी ट्राई कर चुका हूं और मेरे पास 61% होते ही ये एरर आ जाता है। तो जितना इंपोर्ट हुआ है, जितना डाटा लोड हुआ है, मैं उसी को यूज करूंगा और मैं होप करता हूं कि आपका जब आप लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये 61 पर एरर नहीं देगा। बट स्टिल जो 61% है ये आई थिंक विल बी इनफ फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो इसको मैं 61 पे ही जितना लोड हुआ है उसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने से पहले मैं अगेन जो TQDM है, मे भी इसकी कोई कंफ्यूजन बाकी रह जाए आप लोगों में, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल यूज करता हूँ एक फॉर आई इन रेंज। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। 10 प्रिंट आई, या मैं पास कर लेता हूँ। पास फंक्शन की वजह से मेरे पास कुछ डिस्प्ले नहीं होगा और मेरे पास एरर भी नहीं आया। लेकिन अब जब मैं इसको TQDM यूज करूंगा साथ में, तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोग्रेस बार बनकर आ रहा है। तो अब आप यहां पर भी समझ सकेंगे कि जो प्रोग्रेस बार बना है वो कैसे वर्क कर रहा था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। मैं एक बैकअप का वेरिएबल बनाता हूं बैकअप नाम का, और उसमें मैं फाइनल DF जो है एज बैकअप रख लेता हूं। तो जो डाटा फ्रेम है उसको मैंने एज बैकअप रख लिया और डॉट कॉपी मेथड यूज किया। अगेन अगर इसकी मैं डॉक स्ट्रिंग दिखा दूं तो ये बनता है मेक अ कॉपी ऑफ दिस सब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट
इंडिसेस एंड डाटा। तो ओवरऑल जो हमारा डाटा फ्रेम था उसकी कॉपी बैकअप में स्टोर हो चुकी है। और अब अगर मैं फाइनल TF आपको डिस्प्ले करूं तो हमारे पास डाटा कुछ यूं है। इनिंग्स, जिसमें आप देख सकते हैं काफी चीजें हैं, फर्स्ट इनिंग, टीम, डिलीवरी एंड सो ऑन। और मेटा डॉट डेटा वर्जन, मेटा डॉट क्रिएटेड, रिवीजन, इन्फोसिटी, डेट्स। हमारे पास टोटल 26 कॉलम्स हैं और 5 रोज, इसलिए कि मैंने डॉट हेड मेथड कॉल किया। जब डॉट हेड मेथड हम कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, अगर हमने इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 रोज डिस्प्ले होती हैं, 0 से 4 तक। और अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है तो मेरे पास 10 रोज डिस्प्ले होगी, जैसे यहाँ पर 10 रोज लिखी हैं। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ विद 5 रोज, तो मैं इसको 5 पर ही रख लेता हूँ। तो हमारे पास 26 कॉलम्स हैं और इसमें ऑलमोस्ट काफी कॉलम्स हैं जो कि जिनकी जरूरत मुझे नहीं है अपने मॉडल्स के लिए, जो कि मैं आगे यूज करूंगा। तो इसमें से काफी कॉलम्स जो हैं वो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ताकि जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं सिर्फ उसी को रखा जाए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फाइनल df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप मेथड हम कॉल करते हैं जब हमने कुछ डिलीट करना होता है, कॉलम्स वगैरह को हमने डिलीट करना होगा। तो अब यहां पर मैं एक कॉलम्स इज इक्वल टू, मैं लिस्ट बनाता हूं और उसमें मैं कॉलम्स के नाम स्टोर करता जाऊंगा जो कि मेरे काम के नहीं है। फाइनल, और तो इसमें से डाटा डॉट वर्जन क्रिएटेड, रिवीजन, सबसे पहले इनको रख लेता हूं। देन इनमें से info dot ball out, तो info dot ball out, info dot outcome dot ball out। इसके अलावा हम एलिमिनेटर को भी ड्रॉप कर लेते हैं। और आउटकम डॉट रिजल्ट को भी। इसमें से info dot outcome dot method, और तो इसको भी और लास्ट में हम कुछ कॉलम रह गए तो उसमें से बाय, इसको मैं हार्डकोड डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो जो लास्ट हमारे पास रह जाएंगे वो है info डॉट आउटकम डॉट बाय डॉट रन्स और info डॉट आउटकम डॉट बाय डॉट विकेट्स।
تو ये कॉलम्स थे जो कि मैं ड्रॉप करने लगूं, जिनकी मुझे ज़रूरत आगे नहीं है. जब हम ड्रॉप करते हैं तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. जब हमें जो कॉलम्स हम ड्रॉप करना चाहते हैं और उनको हम आगे जो हमारे पास डाटा फ्रेम है उसमें हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर आप यूं समझें कि उसको आप परमानेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, तो आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आपने लाजमी करना है. अब अगर इसको मैं दोबारा रीरन करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कॉलम जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं. इनिंग्स, सिटी, डेट्स, जेंडर, मैच टाइप, ओवर्स वगैरह, ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे वो हमने जो फाइनल डीएफ है वहां पर छोड़ दिए हैं, या फिर वहीं पे हमारे पास स्टोर्ड है. तो अब हम इसको यूज करेंगे और इसमें से हम सबसे पहले फाइनल डीएफ डॉट इन्फो कॉल कर लेते हैं. तो हमारे पास कॉलम्स के नाम, उनमें नॉट नल वैल्यूज कितनी है और डाटा टाइप हमारे पास क्या है. तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, 873, 756. तो इसका मतलब है कि जो कॉलम्स हैं उनमें नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. और जो डाटा टाइप है, डाटा टाइप कॉलम्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इंटीजर 64. तो दो इंटीजर 64 डाटा टाइप के कॉलम्स हैं और बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट है. और मेमोरी जो कंज्यूम की गई है वो 102.3 KB है. नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं फाइनल डीएफ इज इक्वल टू, सॉरी मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, इन्फो डॉट. ओके, मैं पहले हम कंपेयर कर लेते हैं जो हमारे पास जो जेंडर कॉलम है हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसमें डाटा सेट में मेल और फीमेल दोनों के जो T20s अभी तक हुए हैं वो सारा डाटा हमें प्रोवाइड करके दिया गया है. और हमें T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो मेल का है, जो हमें, तो इसका मतलब जो जेंडर हमें जरूरत है वो मेल की है, कि मेल जेंडर वाले जो डाटा है वो हम सिर्फ रखें और बाकी जो फीमेल वाला डाटा है उसको हम ड्रॉप कर लें. तो मैं सबसे पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारे पास जो फीमेल वाला डाटा वो कितना है और ओवरऑल जो जेंडर है उसमें फीमेल कितनी है. तो इन्फो डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स. तो हमारे पास 592 मेल मैचेस हैं जो कि मेल जो टीम थी उनमें हुआ है, मेल मेंबर्स थे, और 281 ऐसे मैचेस हैं जिनमें फीमेल खेल रही थी, फीमेल ने पार्टिसिपेट किया. तो 281 T20s ऐसी हैं जो कि फीमेल खेली हैं. तो हमें जो डाटा चाहिए वो मेल का चाहिए. तो हम जो फीमेल वाला है उसको हम किसी तरह डिलीट कर देंगे या ड्रॉप कर लेंगे. तो मैं एक कॉलम मैं कंडीशन रखूंगा कि जो इन्फो जेंडर है उसमें मैच करूंगा जितने मेल हैं. तो जो मेल हैं उस कंडीशन के मुताबिक वो सारा डाटा, सारे रोज जो है वो फाइनल डीएफ में स्टोर हो जाए. जैसे फाइनल डीएफ इन्फो डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल. तो हमने एक कंडीशन रखी है कि वो सारा डाटा, अगर मैं इसको एक बार दिखा दूं आपको, मैं इसमें सेल बिलो, तो आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स, हमारे पास ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है. तो इसका मतलब है कि ये एक कंडीशन है कि जिसके मुताबिक हमें ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है कि कितने ऐसा डाटा है जिसमें जो कॉलम है इन्फो डॉट जेंडर उसमें मेल है, जहां पर मेल है वहां ट्रू आ रहा है हमारे पास, और जहां फीमेल है वहां पर फॉल्स हमें रिजल्ट में रिटर्न हो रहा है. तो यहां पर हमने कंडीशन लगाई है कि हमें वो डाटा, वो सारी रोज एंड कॉलम्स आप रिटर्न करके दें या डाटा फ्रेम रिटर्न करके दें जिसमें इन्फो डॉट जेंडर या फिर जो जेंडर है वो मेल हो. तो अब अगर इसको मैं आपको साथ में दिखा दूं, फाइनल डीएफ डॉट हेड,
तो अब आप देख सकेंगे कि अब हम रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें सारे मेल हैं। अब जो हमारा जेंडर वाला कॉलम है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो सिर्फ एक है हमारे पास, मेल। और जो डाटा वो ऑब्वियसली हमें जो रिक्वायर्ड डाटा था हमें वो मिल चुका है कि सारे जो मेल हमारे पास जो टीम्स थी उनके जो मैचेस हुए T20 के, वो डाटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाए या रिट्रीव हो जाए, तो वो हमने रिट्रीव करके स्टोर कर लिया फाइनल DF में। तो अब मैं ये info डॉट जेंडर कॉलम को डिलीट कर लूंगा। तो इसके लिए हम करेंगे फाइनल DF डॉट ड्रॉप, और जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरह ही हम इस बार भी करेंगे। कॉलम्स इज इक्वल टू info डॉट जेंडर और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो अब अगर मैं दोबारा चेक करूं तो मेरे पास जो info डॉट जेंडर कॉलम है ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो मैच टाइप है, जो ये वाला कॉलम है मैच टाइप। आप देख सकते हैं हमारे पास सारा डाटा जो है वो T20 का है, लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो डाटा है हमारे पास डाटा फ्रेम में ये सारे का सारा T20 का डाटा है। तो उसके लिए मैं मैच टाइप कंफर्म कर लेता हूँ, फाइनल DF info डॉट मैच टाइप डॉट वैल्यू कम। तो हमारे पास जो डाटा है वो सारा T20 का। नेक्स्ट अब हम ओवर्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो ओवर्स का कॉलम है इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे 20 है, लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है उसमें जो ओवर्स हैं वो सारे 20 के हैं, T20 के ओवर्स हैं। तो अगेन मैं वैल्यू काउंट्स को यूज करूंगा और कॉलम जो होगा वो होगा info डॉट ओवर्स। तो हमारे पास 590 जो है ये T20 का डाटा है, और दो ऐसे रोज हैं या दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 50 ओवर्स के मुताबिक है। तो हम इस 50 वाले को डिलीट कर लेंगे और हमारे पास जो रह जाएगा वो सब के सब 20 का होगा, T20 का डाटा होगा। तो उसके लिए अगेन हम जो यूज करेंगे वो है फाइनल DF इज इक्वल टू फाइनल DF, और यहाँ हम कंडीशन यूज करेंगे फाइनल DF और info डॉट ओवर्स इज इक्वल टू 20। तो अगेन इस कंडीशन के मुताबिक जहां जहां जितने रोज हैं वो सब, जो जहां जहां हमारे पास 20 आएगा रोज में, इन्फो ओवर्स में जो वैल्यूज हैं वहां हमारे पास जब 20 आएगा तो वो सारी रोज जो है वो रोज एंड कॉलम्स हमारे पास रिट्रीव होकर यहाँ पर या रिटर्न होकर फाइनल DF में स्टोर हो जाएंगी। अब अगर इसको मैं चेक करूं, अगेन मैं वैल्यू काउंट्स को देख लेता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 50 ओवर्स के दो रोज थे या डाटा था वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉलम्स हैं ओवर्स और मैच टाइप, क्योंकि मैच टाइप में भी सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू है T20 और ओवर्स में भी अब हमारे पास एक ही वैल्यू है 20। तो इन दो को मैं ड्रॉप कर लूंगा। फाइनल DF डॉट ड्रॉप,
columns is equal to info dot overs or info dot match type in place is equal to true. तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ यूं होगा कि जो ओवर्स वाला कॉलम था और मैच टाइप वाला कॉलम था ये दोनों ड्रॉप हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं, अब हम जो अभी तक हमने काम किया है उसको हम सेव करना देख लेते हैं कि हम जितना हमने अभी तक काम किया है। फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा मॉडल हम बनाते हैं जिसको ट्रेन होने में या बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसको हम सेव कर लेते हैं ताकि जब हमने दोबारा वहीं से कंटिन्यू करना हो तो उसको हम जो हमने सेव किया तो हम वहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकें। तो वो हम किस तरह करेंगे अभी हम वो देखते हैं। उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पिकल, और पिकल की डॉक स्ट्रिंग अगर हम देखें तो क्रिएट पोर्टेबल सीरियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हम देखते हैं कि हम सेव किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डॉट डंप, और डंप की अगर हम डॉक स्ट्रिंग देखें, राइट अ पिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ओपन फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फाइल ऑब्जेक्ट फाइल। इसमें मैं पैरामीटर में फाइनल डीएफ जो अभी तक हमने जितना काम किया, और ओपन यहाँ पर मैं कोई नाम दे दूंगा, तो जिस तरह डाटा सेट लेवल 1 .pkl, तो ये फॉर्मेट है। और इसके अलावा मैं यूज करूंगा wb। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन का काम क्या है। तो ये ओपन हम यूज करते हैं ओपन फाइल एंड रिटर्न अ स्ट्रीम रेज OS एरर अपॉन फेलियर। फॉर एग्जांपल फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या फिर लोकेशन गलत है तो ये एरर रेज करेगा। इसके अलावा इसके जो कुछ कमांड्स हैं, कैरेक्टर मीनिंग, आर का मतलब है ओपन फॉर रीडिंग, W ओपन फॉर राइटिंग, ट्रंकेटिंग द फाइल फर्स्ट। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे इस लाइन में डाटासेट लेवल 1 .pkl हमारे पास फोल्डर में नहीं पड़ा हुआ, तो अब जब मैं रन करूंगा तो ये फाइल खुद क्रिएट हो जाएगी। W अभी हमने खुद देखा कि राइटिंग होता है। WB का मतलब है राइटिंग, और W का मतलब है राइटिंग, और B का मतलब है बाइनरी। तो जो डाटा है वो स्टोर होगा और WB के मुताबिक होगा। तो हमारे पास ओवरऑल एक PKL फाइल जो है वो बन जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी। और अभी तक जो हमने काम किया फाइनल डीएफ वो सारे का सारा स्टोर होगा डाटासेट लेवल 1 .pkl में। तो अब आप देख सकते हैं ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये अब एग्जिस्ट करती है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको आगे यहीं से यूज भी कर सके। तो मैचेस इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, अगेन ओपन dataset level 1 .pkl, और इस बार मैं यूज करूंगा RB। तो R का मतलब है रीडिंग और B बाइनरी। तो जो टोटल यहाँ पर काम हो रहा है, जो हमने सेव किया .pkl, उसका डाटा जो है वो लोड होकर मैचेस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको रन करूं, ये हमारा टोटल डाटा है। और अगर मैं टाइप देखूं तो टाइप हमारे पास डाटा फ्रेम, और
نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں میچز 0. تو ہمارے پاس ڈیٹا کچھ یوں ہے کہ اننگس اور اس کے بعد ہمیں باقی سارا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر لیتا ہوں. اننگس اوکے, یہاں پر اسپیلنگ مسٹیک. تو جب میں نے اننگس لکھا تو میرے پاس جو پہلا میچ ہے, پہلے میچ کی جو اننگز ہیں وہ مجھے ڈسپلے ہو چکی ہے. جیسے اننگز میں فرسٹ اننگ اور ٹیم آئرلینڈ ہے, آئرلینڈ آئی تھنک, ہاں آئرلینڈ کھیل رہی ہے اور فرسٹ بال ہو چکی ہے. جو بالر ہے وہ ہے نوین الحق. تو آئرلینڈ اور افغانستان کا میچ چل رہا ہے اور فرسٹ بال ہو چکی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم بال بائی بال ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ اسٹورڈ ہے, 0.3, 0.4, 0.5 اینڈ سو آن. اگر اس کو میں تو جو ڈیٹا ہے وہ ڈکشنری کے فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بریکٹس جو ہے. تو اب میں جب اننگس کال کروں گا تو میرے پاس اننگس کے اندر جو ڈیٹا ہے, جو ویلیوز ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گے مجھے. تو اب جب میں یہاں پر اس سے پہلے میں 0 اگر کال کروں, تو اب ہم لکھتے ہیں تو میرے پاس جب میں نے لکھا تو فرسٹ اننگ لکھا تو اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا تھا وہ سب مجھے ڈسپلے ہو چکا ہے. اس کو میں دوبارہ اور اگر چیک کروں تو میں اب چیک کرتا ہوں ڈیلیوریز, اور اب مجھے ڈیلیوریز میں جو ڈیٹا پڑا ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کافی ویسے کمپلیکس تھا, لیکن ہم کچھ یوں ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی کمپلیکس ڈیٹا ہوتا ہے. اب اس میں ہمیں کافی ساری انفارمیشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں ملٹیپل کالمز ہم نے بنانے ہیں, جو کہ ہم جو یہ ڈیٹا ہے میچز کے اندر اس میں سے ایکسٹریکٹ کریں گے اور ایک اور ڈیٹا فریم بنائیں گے. جو کالمز ہوں گے وہ ہوں گے بال آف دا میچ, یا بال آف میچ بیٹس مین کون کھیل رہا ہے اور بالر کون ہے, رنز کتنے ہو چکے ہیں, پلیئر کتنے ڈسمس ہو چکے ہیں, ٹیمز کون کون سی ہیں, جیسے پاکستان ورسز انڈیا, ساؤتھ افریقہ ورسز آسٹریلیا اینڈ سو آن. اور اس کے علاوہ بیٹنگ ٹیم کون سی ہے, اور میچ آئی ڈی کون سی ہے, سٹی کس سٹی میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے, اور وینیو کیا ہے. تو یہ کچھ ڈیٹا جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے ماڈل کے لیے, اور وہ اب ہم ایکسٹریکٹ کریں گے. اس کے لیے میں سب سے پہلے اگین کاؤنٹ بنا لیتا ہوں لاسٹ ٹائم کی طرح, equal to 1 فار میچ آئی ڈی, اور فار انڈیکس رو ان میچز ڈاٹ اٹر روز. جو ڈاٹ اٹر روز ہے یہ آئٹریٹ کرے گا 1 by 1, ہمیں جو روز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرے گا یا ریٹریو کرے گا, اور ہمیں یہ دو ویلیوز ریٹرن کرے گا, ایک انڈیکس اور دوسری رو. اگر اس کی میں ڈاک اسٹرنگ بھی دکھا دوں تو آئٹریٹ اوور ڈیٹا فریم روز ایز انڈیکس سیریز پیئر. تو ہمارے پاس
इंडेक्स और सीरीज रिटर्न होंगे। अगर इसकी एग्जांपल मैं दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं एक डाटा फ्रेम है जिसमें 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कॉल किया गया df.iter रोज पर। तो जो वैल्यूज रिटर्न हुई है वो हैं 1.0, 1.5 जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो 1 by 1 वैल्यूज रिटर्न होती जाएंगी। अब हम कर लेते हैं काउंट प्लस इक्वल टू 1 और पहले बॉल ऑफ मैच। तो बॉल ऑफ मैच का जो हमने कॉलम बनाना है उसका डाटा इस लिस्ट में स्टोर होगा और बाकी बैट्समैन इज इक्वल टू लिस्ट, देन बॉलर इज इक्वल टू लिस्ट, runs is equal to list and तो बैटिंग टीम हो गई। नेक्स्ट अब हम स्टोर कर लेते हैं मैच आईडी इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो ये सारी वैल्यूज जो है, जो सारी हमने अभी तक लिस्ट बनाई है, इसमें हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे और फिर हम लास्ट में डाटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें जितनी वैल्यूज होंगी लिस्ट में वो आप यूं समझें कि कॉलम में वैल्यूज जो होंगी वो लिस्ट से हम जब हम ये लिस्ट पास करेंगे तो जो कॉलम होगा उसमें वो वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं फॉर बॉल इन रो, जो ये वाला रो है उसमें से इनिंग्स 0, फर्स्ट इनिंग्स और डिलीवरी। तो आपने अभी देखा कि हमने किस तरह वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया था, तो उसी तरह हम यहाँ पर जो इंडेक्सेस लिख रहे हैं, जो वैल्यूज हमने लिखी हैं कि इनिंग्स 0 वगैरह, तो जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे पास बॉल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम फॉर की इन बॉल डॉट कीज, तो अब हम जो बॉल डिक्शनरी है हमारे पास, उनमें जो कीज हैं बॉल डिक्शनरी, बॉल में जो हमारे पास डिक्शनरी स्टोर हो रही है उसकी की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर स्टोर होती जाएंगी। और उसके बाद फिर हम करेंगे मैच आईडी डॉट अपेंड। मैच आईडी लास्ट टाइम की तरह हम काउंट रखेंगे और बैटिंग टीम डॉट अपेंड और यहाँ पर आ जाएगा रो इनिंग्स 0 फर्स्ट इनिंग और उसके बाद टीम। तो हमारे पास जो बैटिंग टीम है, यहाँ पर जो बैटिंग टीम होगी वो स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं
टीम्स डॉट अपेंड, तो जो दो टीमों के दरमियान मैच हो रहा है उन दोनों का नाम या टीम का नाम जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो की और नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं बैट्समैन डॉट अपेंड, बैट्समैन डॉट अपेंड और बॉल की और की में से बैट्समैन। सिमिलरली हम बॉलर के लिए करेंगे, तो बॉलर डॉट अपेंड। उसके बाद फिर हम लास्ट में करेंगे रन्स डॉट अपेंड और रन्स के लिए बॉल की और रन्स टोटल। देन हम करेंगे सिटी डॉट अपेंड और हम सिटी के लिए करेंगे रो info डॉट सिटी और लास्ट में वेन्यू डॉट अपेंड रो info डॉट वेन्यू। इसके बाद हम ट्राई कैच यूज कर लेते हैं कि ट्राई प्लेयर ऑफ डिसमिस्ड डॉट अपेंड बॉल की और विकेट प्लेयर आउट। और एक्सेप्ट प्लेयर डॉट अपेंड जो वैल्यू है वो अगर ये कंडीशन मीट करती है तो इसके मुताबिक हमारे पास डाटा स्टोर हो जाएगा प्लेयर ऑफ डिसमिस्ड में, और अगर नहीं करती तो वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। अब हम जो हमने लिस्ट बनाई है जिसमें हमने डाटा को स्टोर किया उससे हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लूप df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। जो वैल्यूज होंगी वो होंगी की है, की का नाम है मैच आईडी, तो पहला कॉलम मैच आईडी का होगा और मैच आईडी, ये वाला मैच आईडी जो है ये लिस्ट है जिसमें हमने आईडीज बनाकर स्टोर किए हैं। नेक्स्ट की है या फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम है टीम्स और वैल्यूज हैं टीम्स। देन बैटिंग टीम और बॉल। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बैट्समैन
then bowler. तो हमारे पास एक डाटा फ्रेम बन चुका है। अब हम फाइनल जो हमने एक हम डिलीवरी डाटा फ्रेम बना लेते हैं। तो मैं एक डिलीवरी डाटा फ्रेम बनाता हूँ। डाटा फ्रेम इज इक्वल टू count is not defined. Count ओके मैंने यहाँ पर डिलीवरी डीएफ में नहीं बनाया। इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम और name batsman is not defined. Batsman dot open. ओके मैंने बैट्समैन में मिस कर दिया। इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ओके लेयर एस मिसिंग है। All arrays must be of the same length और so error कहाँ पर है? row info dot venue dot city runs dot total bowler batsman key then
0 first innings deliveries. जो एरर्स हमारे पास आ रहे थे वो थे, सबसे पहला एरर था हमारे पास कि हमने की को अपेंड करना था बॉल ऑफ मैच लिस्ट में, जो कि हम कर रहे थे टीम्स में, और टीम्स में अपेंड हमने करना था रो डाटा फ्रेम में से info डॉट टीम्स को। रो एक डिक्शनरी थी हमारे पास और उसमें से हमने info डॉट टीम्स की का जो वैल्यूज थी उनको हमने स्टोर करना था टीम्स में, और हमने लूप के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंडेंट यूज किया था जिसकी वजह से हमारे पास बाद में भी एरर्स आए। फॉर एग्जांपल कुछ यूं हमारे पास पहले था, और इसी तरह यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा इंडेंट यूज हुए थे। तो अब ये रन हो चुका है। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ डॉट हेड, 2 रोज डिस्प्ले करता हूँ, तो हमारे पास डिलीवरी डीएफ में जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, मैच आईडी, टीम्स, बैटिंग टीम, बॉल, बैट्समैन, बॉलर, रन्स, प्लेयर डिसमिस्ड, सिटी एंड वेन्यू। मैच आईडी में जो मैच की आईडी है वो, और टीम्स में हमारे पास जो टीम्स मैच खेल रही हैं, जैसे अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड, और बैटिंग टीम में जो बैटिंग कर रही है टीम, फॉर एग्जांपल जो पहला मैच है उसमें आयरलैंड बैटिंग कर रही है। बॉल में हमारे पास जो बॉल्स कराई जा रही हैं, जैसे अभी हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल हुई है, देन फर्स्ट ओवर की सेकंड बॉल। तो बॉल में हमारे पास जो ओवर्स हैं और बॉल्स हैं वो हमारे पास स्टोर होंगे, जैसे 5.4, तो 5 ओवर 4 बॉल्स हो चुकी हैं। बैट्समैन में हमारे पास जो बैटिंग कर रहा है बैट्समैन वो होगा स्ट्राइकिंग पे जो है, और बॉलर में जो बॉलिंग कर रहा है, रन्स कितने रन्स हो चुके हैं, रन प्लेयर डिसमिस्ड, सिटी किस सिटी में मैच हो रहा है, और वेन्यू किस वेन्यू में या किस स्टेडियम में हो रहा है। तो ये हमारे पास डिलीवरी डीएफ में डाटा फ्रेम स्टोर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ चेंजेस इसमें करनी है। जैसे अभी हमारे पास जो डाटा आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी ऐसी टीम्स होंगी जो कि जो कि काफ़ी कम मैचेस के लिए, लाइक कोई आइलैंड की टीम होगी और वो मैच उसका भी डाटा यहाँ पर मौजूद होगा, तो वो अब हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको पहले दिखा दूं, डिलीवरी df डॉट बैटिंग टीम डॉट यूनिक, तो डॉट यूनिक मेथड जो है ये यूनिक वैल्यूज को हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान का मैच आगे भी कहीं यूज हुआ है तो हमें अफगानिस्तान एक ही बार रिटर्न होगा। जो बार बार बाकी मैचेस में अफगानिस्तान यूज हुआ है, जैसे टीम्स कॉलम में यूज हुआ है, तो वो हमें रिटर्न नहीं होगा। तो ये हमारे पास टोटल टीम्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ऐसी टीम्स हैं जो कि हमने जिनके मैचेस या तो नहीं देखे, या फिर अगर देखे हैं तो बहुत कम मैचेस होंगे जो कि इन्होंने खेले हैं। तो इनका जो डाटा है वो हमारे मॉडल को ख़राब कर सकता है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टॉप टीम्स हैं हम उनकी प्रिडिक्शन करें कि वो एंड में कितना स्कोर बनाएंगे, या फिर जो करंट उनकी सिचुएशन होगी मैच में उसके मुताबिक वो कितना टारगेट बना सकते हैं। तो जो हमारे पास टीम्स हैं जिन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं, तो उनकी वैल्यूज जो है, उनकी
ان کے نام جو ہیں ان ٹیمز کے وہ ہم ڈراپ کر لیں گے، اور جو ٹاپ 10 ہمارے پاس ٹیمز ہیں ہم وہ یوز کر لیں گے آگے جو ہم نے ماڈل پریپیئر، جو ہم ابھی ڈیٹا پریپیئر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلین کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم ماڈل کے لیے پریپیئر کر لیں گے ان کو. تو جو ڈیٹا ہمارے پاس اب ہوگا وہ ہوگا جو ٹاپ 10 ٹیمز ہیں ان کا صرف. اس سے پہلے میں جو ہمارے پاس یہ ٹیمز کالم ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں ہمارے پاس بیٹنگ ٹیم ہے اور میں اس میں سے بالنگ ٹیم جو ہے وہ سیپریٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بیٹنگ ٹیم میں آئرلینڈ اور باقی ٹیمز کے نام ہیں، لیکن بالنگ ٹیم جو ہے اس کا بھی ایک کالم ہم یوز کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس بیٹنگ ٹیم اور بالنگ ٹیم دونوں کا ایک ایک کالم ہو کہ بیٹنگ ٹیم کون سی ہے اور بالنگ ٹیم ہمارے پاس کون سی ہے. تو میں ایک فنکشن بنا لیتا ہوں اور ڈیف باؤل، یہاں پر ایک 1 by 1 ہمارے پاس رو آئے گی، اور اس رو میں پھر ہم کنڈیشن رکھیں گے کہ فار ٹیم ان رو ٹیمز. تو ٹیمز میں ہمارے پاس 2 ویلیوز تھیں، اور ہمارے پاس یہاں پر اب ہم کنڈیشن لگائیں گے کہ اف ٹیم ناٹ اکول ٹو رو بیٹنگ تو یہ ہمیں ریٹرن کر دے ٹیم. تو بیٹنگ ٹیم میں ہمارے پاس وہ اس ٹیم کا نام تھا جو کہ بیٹنگ کر رہی ہے. تو ہمارے پاس جو ٹیم ویریبل میں نام سٹور ہوگا ٹیم کا، ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ریٹرن کر کے دے، وہ ویلیو ریٹرن کرے یا وہ ٹیم کا نام ریٹرن کرے جو کہ بیٹنگ ٹیم میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس 2 ویلیوز تھی، ایک بیٹنگ ٹیم تھی اور ایک بالنگ ٹیم تھی. جیسے آئرلینڈ ورسز افغانستان، تو آئرلینڈ بیٹنگ کر رہی ہے تو افغانستان ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو افغانستان ہم کنڈیشن چیک کر رہے ہیں کہ کیا افغانستان ایکول ہے بیٹنگ ٹیم میں جو ہمارے پاس ویلیو ہے. تو جو ویلیو اگر نہیں ہے تو ہمیں ریٹرن کر دیں ٹیم. اگین یہاں پر ہم کنڈیشن چیک کریں کیا افغانستان ایکول ہے، ناٹ ایکول ہے آئرلینڈ کے. تو اگین ناٹ ایکول ہمارے پاس ٹرو ہو جائے گا اور ہمیں ریٹرن ہو جائے گا افغانستان. اب میں اس کو ڈاٹ اپلائی میتھڈ یوز کروں گا، اور جو ہم نے نیا کالم بنانا ہے بالنگ ٹیم کا تو ہم اس میں ویلیو سٹور کر لیں گے. تو ڈیلیوری ڈی ایف بالنگ ٹیم ڈاٹ اپلائی بال. یہ بال جو ہم نے فنکشن ابھی بنایا، اور ایکس از اکول ٹو 1. تو ڈاٹ اپلائی میتھڈ جو ہے یہ ڈیٹا فریم کی جو ویلیوز ہیں ان پر 1 by 1 اپلائی ہوگا، اور جو ہم نے فنکشن بنایا، فنکشن میں جو ہم نے کنڈیشن رکھی ہے ان کنڈیشن سے گزرے گا اور اس کے مطابق ہمیں جو رزلٹ ہے وہ ریٹرن کر کے دے گا. جو رزلٹ ہمیں ٹوٹل ریٹرن ہوگا وہ ہمارے پاس سٹور ہوتا جائے گا بالنگ ٹیم کالم میں 1 by 1. تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا سٹور ہوا ہے. میں ڈاٹ ہیڈ میتھڈ کال کر لیتا ہوں. تو میرے پاس بیٹنگ ٹیم میں آئرلینڈ ہے اور بالنگ ٹیم میں میرے پاس افغانستان ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنکشن ہم نے بنایا اس کے مطابق ہم نے کمپیئر کیا کہ ناٹ ایکول ہو. اگر ناٹ ایکول ہے آئرلینڈ کے تو ہمیں ریٹرن کر دے جو ٹیم ہے. تو جو ٹیم ریٹرن ہوئی وہ افغانستان تھی، اور افغانستان سٹور ہو گئی بالنگ ٹیم کالم میں. اب نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ٹیمز بنائی تھی اس کو ہم ڈراپ کر لیتے ہیں، کیونکہ بیٹنگ ٹیم ہم نے سیپریٹ کر لی اور بالنگ ٹیم ہم نے سیپریٹ کر لی. تو اب اس ٹیم کالم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ڈیلیوری
dot drop in place is equal to true. तो अभी जो हमने टीम्स देखी, इसमें से अब हम टॉप 10 जो है वो अलग कर लेते हैं. तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं लिस्ट स्टोर करूँगा. तो टॉप 10 टीम्स में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, देन हमारे पास टोटल टीम हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 टीम्स हो चुकी हैं और अब हम कंडीशन रखते हैं और उसके मुताबिक जो बाकी टीम्स हैं उनका डाटा हम रिमूव कर लेते हैं डाटा फ्रेम से. तो मैं यूज़ करूँगा इस इन मेथड कंडीशन के लिए. डिलीवरी df इज इक्वल टू df और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बैटिंग टीम. डॉट इज इन टीम्स. तो देखते हैं हम इज इन में इस इन की डॉक स्ट्रिंग एक बार देखते हैं. तो ये इज इन मेथड का मतलब है वेदर ईच एलिमेंट इन द डाटा फ्रेम इज कंटेन्ड इन वैल्यूज. जो टीम्स लिस्ट है उनमें जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, हमारे पास बैटिंग टीम में वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती होंगी. तो अब यूं समझे यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और वो वाले रोज जो हैं हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे, या टोटल वही डाटा जो है वो रिटर्न होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. सिमिलरली मैं स्टोर कर लूँगा कंडीशन चेक करके बॉलिंग के लिए. तो अब अगर मैं चेक करूँ डिलीवरी df, ओके कोई इशू है. इज इन टीम्स इंग्लैंड पाकिस्तान